Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about bacteria. Students, आज हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया के मैं पिछले दिनों 6 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, शायद स्टूडेंट्स आपने देखे भी होंगे उनको, जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया की हिस्ट्री, बैक्टीरिया की जनरल मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझाया था। इसी कड़ी में आगे हम बैक्टीरिया के जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जनन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया में वैसे तो जनन कायिक व अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह पाया गया कि कुछ जीवाणुओं में जेनेटिक पदार्थों का विनिमय या रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कायिक जनन। बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय बाइनरी फिशन, द्विविखंडन द्वारा, बाय बडिंग, मुकुलन द्वारा, बाय गोनिडिया और सेगमेंटेशन, गोनिडिया या खंडी भवन द्वारा, और चौथा है बाय सिस्ट यानी कि पुट्टी के द्वारा। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन बाय कोनिडिया, बाय आइडियोस्पोर, बाय स्पोंजियोस्पोर, बाय मोटाइल स्पोर्स एंड बाय एंडोस्पोर इसके अंदर होता है जनन। इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, लेकिन इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जो कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बाय बाइनरी फिशन, द्विविखंडन द्वारा। उचित व अनुकूल वातावरण में पोषण, ताप, आर्द्रता जब अनुकूल होती है तो जीवाणु कोशिका 2 समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आता है कि व्हाट इज बाइनरी फिशन। उचित व अनुकूल वातावरण में जीवाणु कोशिका 2 समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को द्विविखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं। बेसिलस स्पाइरम जीवाणु कोशिका की लंबवत अक्ष से समकोण बनाती हुई विभाजित होती है, जबकि कोकस जीवाणु किसी भी अक्ष से विभाजित हो सकते हैं। बाइनरी फिशन 2 प्रोसेस से होता है, बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। विखंडन से पूर्व कोशिका आकार में बढ़ती है। इसके उपरांत केंद्रक पदार्थ का डीएनए पुनरावृत्ति द्वारा 2 डीएनए में बदल जाता है। दोनों डीएनए विपरीत ध्रुवों पर मेसोसोम्स द्वारा ले जाए जाते हैं। अतः केंद्रक पदार्थ के विभाजन के समय तंतु नहीं बनते हैं। इस विभाजन को असूत्री विभाजन कहते हैं। सेकंड है इसी में कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक पदार्थ का विभाजन हो गया पहले, फिर अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। केंद्रक पदार्थ के विभाजन के अंतिम चरण में
कोशिका के मध्य स्थल पर कोशिका झिल्ली के एक वलय के रूप में अंतर्वलन होना प्रारंभ हो जाता है। अंदर इनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है कोशिका झिल्ली की, और ये इनफोल्डिंग सेंट्रीपिटिकली अपकेंद्रीय अंदर की तरफ बढ़ती जाती है, और ये एक कोशिका को दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त करती है। दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। जीवाणु का द्विविखंडन धीमी गति से होता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था के कुछ समय बाद इसमें तीव्रता से गुणन होता है। अनुकूल वातावरण में द्विविखंडन की प्रक्रिया में 18 से 20 मिनट का समय लगता है। देखो ये बाइनरी फिशन का डायग्राम दिख रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए पहले दो भागों में बट गया, फिर अंदर इसके इनफोल्डिंग सेल में स्टार्ट हो गए, और एक कोशिका दो समान भागों में बट गई। इट इन्वॉल्व द कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड द स्प्लिटिंग इनटू टू न्यू सेल्स। सेकंड हम आते हैं बाय बडिंग, यानी कि मुकुलन के द्वारा। इस विधि में जीवाणु कोशिका से एक उभार के समान संरचना निकलती है। फिर इसके कोशिका द्रव्य व केंद्रीय पदार्थ भी इसी उभार के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक बड निकलती है जीवाणु कोशिका से, और जितने भी इसके साइटोप्लाज्म उसके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो इस बड के अंदर आ जाते हैं। पूर्ण विकसित होने पर ये बड जनन कोशिका से एक कंस्ट्रिक्शन द्वारा पृथक होकर नई कोशिका के रूप में कार्य करती है। संकीर्णन के द्वारा जनन कोशिका से पृथक होकर नई कोशिका के रूप में कार्य करती है। हाइफोमाइक्रोबियम। थर्ड है बाय गोनिडिया और सेगमेंटेशन। कुछ जीवाणुओं में कायिक जनन के दौरान इसकी कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होकर बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं बनाता है, जिन्हें की सूक्ष्म बॉडीज होती हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं, जिन्हें हम गोनिडिया कहते हैं। जनन कोशिका की भित्ति के फट जाने पर गोनिडिया बाहर आते हैं। वे अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर जीवाणु की नई कोशिका को बनाते हैं। फोर्थ है बाय सिस्ट, यानी कि पुटी के द्वारा। कुछ जातियों में जैसे एजेटोबैक्टर, कुछ जातियों में प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर सिकुड़ जाता है। फिर इसके बाद एक मोटी भित्ति जीव द्रव्य के चारों ओर बन जाती है। ये रचना एंडोस्पोर के समान होती है, इसे सिस्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में सिस्ट अंकुरित होकर एक नव जीवाणु कोशिका को जन्म देती है। अब हम आते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, बाय ओइडियोस्पोर एंड बाय एंडोस्पोर। इसके अलावा बाय स्पेंजियोस्पोर्स भी होता है और बाय मोटाइल स्पोर्स भी इसके अंदर होता है। सबसे पहले हम आते हैं बाय कोनिडिया। बाय कोनिडिया अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज की तंतुवत कोशिकाओं में गोल या छड़ के आकार के कोनिडिया शाखाओं के अंतिम सिरों पर उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया का निर्माण तंतु में अनुपस्थ ट्रांसफर वॉल बनने के कारण चेन में होता है। जिस तंतु पर कोनिडिया का विकास होता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया का विकास बेसिपिटल सक्सेशन में तालाबी क्रम में होता है।
कोनिडिया परिपक्व होने पर कोनिडियोफोर से मुक्त हो जाते हैं। वे अनुकूल वातावरण में अंकुरित होने पर नए जीवाणु कोशिका को जन्म देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाई ओइडियोस्पोर्स। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज की कुछ प्रजातियों में तंतुवत संरचना के अंतिम खुले सिरे पर कोनिडिया बनने के स्थान पर इस संपूर्ण तंतु में सेप्टा बन जाते हैं। प्रत्येक पटयुक्त कोशिका एक स्वतंत्र इकाई को निरूपित करती है। इस प्रकार यहाँ असंख्य सूक्ष्म जनन इकाइयाँ बन जाती हैं जिसे आइडियो बीजाणु या ओइडियोस्पोर्स कहते हैं। ये प्रत्येक बीजाणु या आइडियम अंकुरित होकर नए तंतुवत जीवाणु को बनाता है। थर्ड है बाय एंडोस्पोर। अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिगोचर करती है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम जानकारी कोहन व कोच ने 1877 में प्रस्तुत की। ये अत्यंत प्रतिरोधी और डोरमेंट एक कोशिकी की संरचना होती हैं। इन्हें पोषक पदार्थ न मिलने पर लंबे समय तक भी जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा इसमें होता है बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स। अनेक तंतुवत शाखित जीवाणुओं के शीर्ष सिरे फूलकर स्पोरेंजिया संरचना का निर्माण करते हैं। इन स्पोरेंजिया का कोशिका द्रव्य विभाजित होकर छोटे छोटे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाता है। ये बीजाणु मुक्त होने पर अनुकूल परिस्थितियों में नए तंतु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बाय मोटाइल स्पोर्स। ये अलैंगिक जनन की असामान्य विधि है। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये चल बीजाणु नए जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर रिपीट करते हैं बच्चों एक बार फिर हम स्पोर्स। मेनी बैक्टीरियल स्पीशीज प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अनेक बैक्टीरियल स्पीशीज स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। इनसाइड द स्पोर्स आर कॉल्ड एंडोस्पोर एंड आउटसाइड द स्पोर्स आर कॉल्ड एक्सोस्पोर। एग्जाम्पल बेसिलस एंथ्रेसिस और बेसिलस सबटिलिस। सेल के अंदर अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसे एंडोस्पोर कहते हैं और सेल के बाहर अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसे एक्सोस्पोर्स कहते हैं। Spores are extremely resistant to desiccation, staining, radiation, disinfecting chemicals and heat। जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली सब तरह के वातावरण के लिए रेजिडेंट होते हैं। डेसिकेशन हो, चाहे स्टेन हो, चाहे रेडिएशन कोई सा भी हो, और कोई भी केमिकल हो, और हीट हो, गर्मी हो, सबसे ये रेजिडेंट रहते हैं। Each bacterial spores on germination form a single vegetative cell। हर वेजिटेटिव स्पोर बैक्टीरियल स्पोर्स होता है वो जर्मिनेशन पर एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है। दे रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग टाइम एंड हेल्प बैक्टीरिया टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो स्पोर्स होते हैं काफ़ी लंबे समय तक वायबल रहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और लंबे पीरियड तक ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उस समय ये जिंदा रहते हैं। अब हम आते हैं स्पोरुलेशन। The process of endosperm formation is known as sporulation. It may take 4 to 8 hours in vegetative cell। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे स्पोरुलेशन कहते हैं।
इसमें 4 से 8 घंटे का समय लगता है। स्प्लोरेशन प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्टली ए न्यू replicated bacterial chromosome and a small portion of cytoplasm are isolated by an ingrowth of the plasma membrane called a spore septum। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ स्पोर सेप्टम बनता है और उसके बाद स्पोर सेप्टम बनने के साथ ही ये अंदर की तरफ इसमें इनग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। द सिचुएटेड सेप्टम derived from the cytoplasmic membrane is then formed by a process of invagination which divide into a phorespore and sporangium. The phorespore is subsequently encircled by a divisional septum as a double layered membrane. Between the two layers of laid spore cortex and outer layer is transformed into spore coat which consists of several layers। जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अंतःबीजाणु जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो जनक जीवाणु कोशिका में विकसित होने वाली अत्यंत प्रतिरोधी हाईली रेजिस्टेंट कार्य के रूप से सुषुप्त डोरमेंट एक कोशिकीय संरचना है। ये पोषक पदार्थों को न मिलने पर भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इनका निर्माण कोशिका के अंतिम सिरे या मध्यम भाग में या दोनों में कहीं भी हो सकता है। ये आकार में बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा गोलाकार होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब जीवाणु कोशिका वजन नहीं होता है, कोशिका में एटीपी की मात्रा में कमी आती है, तो एक विशेष जीन की सहायता से अंतःबीजाणु बनने की प्रक्रिया उत्प्रेरित होती है। अंतःबीजाणु बनने की प्रक्रिया में कोशिका में वृद्धि होती है। इसका क्रोमेटिन संगठित होकर एक अक्षीय तंतु का आकार ले लेता है जो प्राय एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ दिखाई देता है। फिर अक्षीय तंतु पूरी तरह विकसित हो जाता है और जीवाणु कोशिका की उपापचय में परिवर्तन हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ अंतर्वलन इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि केंद्राभिसारी रूप से सेंट्रीपिटल रूप से अंदर की ओर वृद्धि करता है। वे दोनों छोर आपस में जुड़कर सेप्टा का निर्माण करते हैं जिससे कि आदक पट्ट कहते हैं। मात्रक कोशिका व आदक बीजाणु के पट की झिल्ली सिरे की वृद्धि कर जीव द्रव्य को घेर लेती है। इस अवस्था में आदक बीजाणु की कोशिका झिल्ली के बाहर पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति का संश्लेषण होता है जिसे बीजाणु भित्ति कहते हैं। फिर इसका जीव द्रव्य जो होता है वो अधिक सघन डेंस हो जाता है। उसके अंदर इसका जमाव कोशिका झिल्ली से में होता है। बीजाणु भित्ति में अत्यंत विभेदन होता है, वही ये बहुस्तरीय हो जाती है। फिर इसके बाद जीवाणु मात्र कोशिका परिपक्व हो जाती है, वैसे मात्र कोशिका को बीजाणुधानी कहते हैं। फिर इस स्वतंत्र अवस्था में इसका प्रकीर्णन वायु जल द्वारा होता है और ये अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। एंडोस्पोर आर थिक वॉल्ड हाईली रिफ्लेक्टिबल बॉडीज दैट आर प्रोड्यूस वन पर सेल। मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, हाईली रिफ्लेक्टिव होती हैं। ऑल द एंडोस्पोर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डीपीए एसिड। जितने भी एंडोस्पोर होते हैं वो लार्ज अमाउंट में डाइपिकोलिनिक एसिड का संश्लेषण करते हैं। It occur in combination with large amount of calcium with it
with which is present in central part of spore. The calcium and DPA complex play important role in the heat agent of endospore. Endospore consists of a core or envelope or protoplast. In the core or protoplast consists of DNA and ribosome, transfer RNA and enzyme. The spore envelope consists of inner membrane, outer membrane, cortex and spore coat. In subspecies have the outer layer called exosporium which bear ridges and fold. कुछ स्पीशीज में आउटर लेयर एक्सोस्पोरियम कहते हैं जिसमें कि रिजेज और फोल्ड्स में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रही है वेजिटेटिव सेल दिख रही है, इसमें सेप्टम बन गया, इनफोल्डिंग अंतर्वलन हो गए और एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो गई। चारों तरफ इसकी मोटी झिल्ली स्रावित हो गई, थिक वॉल्ड। फर्स्ट स्पोर कॉर्टेक्स एंडोस्पोर. Some bacteria are capable to produce spore that are highly resistant to extreme environmental condition. कुछ बैक्टीरिया में एंडोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन कर लेते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रीग्रो अगेन टू ए बैक्टीरिया। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये दोबारा से ग्रो करता है। एंडोस्पोर का प्रोटोप्लाज्म जो होता है कोर मुख्यतः डीएनए का बना होता है। इसके चारों तरफ सघन कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है। इसमें जल की मात्रा कम लेकिन 90% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें डाइपिकोलिनिक अम्ल स्थायीकृत कारण के रूप में स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में मिलता है। कम संख्या में इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये तो आपका बच्चों आज सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता नहीं है लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।